हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन कवर करने वाले हैं और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सवाल बनते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो और आप सभी को पता है ये जो हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं ये सभी एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए कर रहे हैं। आइदर आप सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, जीडी कर रहे हो या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और सेम यूजफुल है अगर आप रेलवे या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। और ये जो कंटेंट तैयार किया गया है, जो एसएससी के 5 साल के सभी पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखने को मिलेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादा ट्रिक नहीं देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे ही देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि भारत में हैं, उनके हेडक्वार्टर भारत में हैं और वो काम भी भारत के लिए करती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं, भारत में भी हो सकती है, भारत के बाहर भी हो सकती है, लेकिन जो काम करते हैं वो जितनी उसकी कंट्री मेंबर होते हैं उन कंट्रीज के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये भारत के लिए होते हैं और भारत में ही होते हैं। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मैंने 5 सालों के एनालिसिस किए हैं जो 2024 में पूछे गए हैं। देखो कोई क्वेश्चन रिपीटेडली आया है तो वहाँ तो मैंने नहीं लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है, 2021 या 22 में देखा था मैंने, स्टेनो के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर जो 2024 हैं वहीं उन्हीं के मैंने नाम लिखे हैं। अगर आप पहले से स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा। बाद बाकी के जो 2023, 22, 21, 20 के सवाल हैं उनके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, नॉर्मली दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में नहीं आए हैं या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम एनआरएससी को समझते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। बेसिकली एक ऐसा सेंटर है जो कि ये वर्क करता है, काम करता है इसरो के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, ध्यान रखना अक्सर हेड क्वार्टर पूछा जाता है, हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अगर हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश जो हुआ था 1974 में हुआ था। और यहाँ पर बेसिकली ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा एक्विजिशन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, डेटा को डिसमिनेशन करने के लिए, इन सभी के लिए इसको अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और जो कि ये इसरो के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसरो के बारे में बता देता हूँ। इसरो भी इम्पोर्टेंट है। जो इसरो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, देखो आप सभी जानते होंगे, और खासकर जब से चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च हुआ है तब से देखो इसरो पहले पॉपुलर नहीं था इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, अभी बराबरी करता है। अभी नासा और जो आपकी यूरोप की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, रसिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बराबर उनको टक्कर दे रहा है अपना इसरो। तो अभी तो सभी जानते होंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और अगर हम बात करें कि ये कब बना था तो ये 15 अगस्त 1969 को बना था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, कब बना है? 15 अगस्त 1969 को बना है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पर इसका बेंगलोर में है। कभी इसके फाउंडर पूछ लें इसरो के, अगर आपसे कभी फाउंडर पूछ लिए जाए तो जो इसरो के फाउंडर हैं वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, बहुत पॉपुलर नाम है विक्रम साराभाई। इनकी जो वाइफ है मृणालिनी साराभाई, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगर अभी मैं करंट चेयरमैन की बात करता हूँ, देखो ये तो हो गई फाउंडर। अगर हम करंट चेयरमैन की बात करें कि अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो बताओ इसके चेयरमैन अभी कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन है, डॉक्टर वी नारायणन। ये नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनआरएससी के बारे में भी पता होना चाहिए और इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसरो की फुल फॉर्म तो पता ही होगी ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं लिख देता हूँ इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीसीसीआई की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो हेड क्वार्टर पूछते हैं, तो ये मुंबई नहीं है, गलती से लिख गया है यहाँ पर, ये है मुंबई। ठीक है, हिंदी में भी इसे सही कर लेना। ठीक है, क्या है? मुंबई, मुंबई। ठीक है, तो ये आपका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। अक्सर कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिसंबर 1928 में बना था।
और अगर हम इसके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बीसीसीआई के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। बाद बाकी का आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गोविंद जी नृत्यालय। अब ये यहाँ पर ये लोकेटेड है मणिपुर में, और ये जो बेसिकली डांसिंग इंस्टीट्यूशन जो था ये फाउंड किया गया था, ये प्रमोट करने के लिए फाउंड किया गया था मणिपुरी क्लासिकल डांस को। और इसके फाउंडर हैं गुरु विपिन सिंह। और गुरु विपिन सिंह के बारे में आप जानते होंगे, इनको फादर ऑफ मणिपुर डांस भी बोला जाता है। फादर ऑफ मणिपुरी मणिपुर मणिपुरी डांस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद नृत्य ग्राम डांस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये कर्नाटका में कब फाउंड हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी भी पूछ सकता है कि कहाँ पर है। यहाँ मणिपुर नहीं देता है वो ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी कहाँ पर है। ये इम्फाल मणिपुर में है, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1954, ओके, इधर लिखा हुआ है 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखना। शांति निकेतन की बात करें तो देखो, पैसे अगर शांति निकेतन एज अ आश्रम फाउंड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, लेकिन जो एसएससी पूछता है ना, वो जो शांति निकेतन एक तरह से जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछता है। तो इंस्टीट्यूट जो था वो अ, जो फाउंड किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था। तो वो 1901 वाला ऑप्शन में देते हैं और वो सही होता है अकॉर्डिंग टू एसएससी। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे देख लेते हैं दर्पण अकेडमी के बारे में। तो दर्पण अकेडमी कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। दर्पण अकेडमी कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद गुजरात में है। और इसी के बारे में बात कर रहा था, जो मृणालिनी साराभाई हैं, जो कि विक्रम साराभाई की वाइफ हैं। विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई, यहाँ भी देखो ये आई होना चाहिए, ठीक है। जस्ट मृणालिनी सारा भाई, ये जो मृणालिनी सारा भाई हैं, ठीक है, जो कि कथकली और भरतनाट्यम करती हैं, इन्होंने ही दर्पण इंस्टीट्यूट को अकेडमी को फाउंड किया था। और इन्होंने ये जो फाउंड किया था ये 1949 में किया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। न्यू, बहुत राइटिंग खराब आ रही है आज, न्यू दिल्ली में है। संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है? आपकी न्यू दिल्ली में है। कब फाउंड हुई? 1953 में हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे पीबी राज मन्नार। और अगर अभी करंट चेयरमैन की बात करूं मैं, करंट चेयरमैन कौन है इसके, तो करंट करंट चेयरमैन हैं संध्या करके हैं, डॉक्टर संध्या पुरेचा, ठीक है। तो ये नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बाद बाकी का आगे देख लेते हैं। मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो देखो, कभी कभी ना वो मद्रास आगे नहीं लगाते, म्यूजिक अकेडमी पूछ लेते हैं कहाँ पर है। तो म्यूजिक अकेडमी मद्रास में है, ध्यान रखना। और ये जो म्यूजिक अकेडमी है ये संगीत कला आचार्य अवार्ड दे रही है 1993 से। हर साल ये लोग अवार्ड देते हैं। तो इस बार सीजीएल में पूछा गया था कि संगीत कला आचार्य अवार्ड किस अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, तो म्यूजिक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और ये म्यूजिक अकेडमी कहाँ पर है? मद्रास में है। तो ये ध्यान रखना, कब से दे रहे हैं? ये 1993 से दे रहे हैं। तो ये जो डेटा है आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए। अगर वहीं पर हम बात कर लें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ओके, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फाउंड हुई थी 1984 में हुई थी। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पूरा एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये सेम स्लाइड यहाँ पे रिपीट हुई है, आगे देखते हैं। देखो, आईसीएआर का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन आईसीएआर के अंदर कई सारे सब इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कि इस बार सीजीएल में पूछा गया था आईसीएआर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये कोयम्बतूर में है, इतना ध्यान रखना। और ये रिपीट होने के बहुत कम चांसेस हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेवलपमेंट डेयरी जो बोर्ड था वो 1965 में फाउंड किया गया था डॉक्टर
वर्गीज कुरियन के द्वारा। और ये अच्छा, इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानते हो, ये इनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन है। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ये चीज़ आपको पता है? वाइट रिवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन को बोला जाता है। इन्होंने एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एप्लीकेशन मतलब लॉन्च की थी, ई गोपाला एप्लीकेशन। तो उसको पूछा था कि वो किस बोर्ड ने करी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नेशनल डेयरी बोर्ड के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बने हैं। उसके बाद नेहरू नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। और इसके बारे में आपको और कुछ याद नहीं रखना है। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो जो ये इस्टेब्लिश हुआ था, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन लिख लो, 1957 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और देखो लक्ष्मीबाई से रिलेटेड चीज़ें बाहर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको कभी तुक्का लगाना है, आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपको हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, तो फिर उसका आंसर आप लोग क्या लगा सकते हो? अगर लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है तो मध्य प्रदेश लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी, ये कोलकाता में है। इसके बारे में बस इतना ही याद रखो, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भटखांडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। लखनऊ यूपी में है। इसको मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हम म्यूजिक वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ का है, लखनऊ यूपी भी नॉर्थ में, तो सिंपल सी बात है कि कार्नेटिक म्यूजिक तो नहीं बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कौन सा है, तो वो 1983 है। वैसे बहुत रेयर पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है, तो देखो लक्ष्मीबाई, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आपको तुक्का ही लगाना हो, अगर आपको ऐसा है तो तभी आप मध्य प्रदेश लगाना, क्योंकि लक्ष्मीबाई के नाम से कुछ चीज़ें बाहर भी है। जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ जो तिरुवनंतपुरम है वो किस स्टेट में है, किस स्टेट की कैपिटल है, ये बताओ। उसके बाद है डेट्टोपेंट थिंगाडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में हुआ था, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? और कुछ नहीं, बस इतना ही याद करो। यही पेपर में पूछा गया था, शायद 2022 या 23 के किसी पेपर में पूछा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में हम फिक्की बोलते हैं। तो देखो ये जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके प्रेसिडेंट भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट, अभी जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं वर्धन हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये नाम भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, रिसर्च की बात हो रही है तो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और CSIR कब इस्टेब्लिश हुआ था, ध्यान रखना, ये हुआ था आपका 1942 में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है एन कलई सेल्वी। कलई सेल्वी, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। बाद बाकी का आगे देखते हैं। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। अगर DRDO के बारे में बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो जो इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में हुई है। इसरो 1969 में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। डिफेंस के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बहुत सारे वेपन्स मिसाइल्स ये लोग बनाते हैं। ठीक है, और DRDO के बारे में और क्या पता होना चाहिए? इसके चेयरमैन पता होना चाहिए आपको। करंट चेयरमैन कौन है? तो करंट जो इसके चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर समीर
वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत इसके करंट चेयरमैन है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस्टेब्लिश हुई थी ये 1958 में। अगर आगे बात करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के बारे में, तो जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस है, फाउंड की गई थी 1934 में। सीवी रमन ने इसे फाउंड किया था और ये कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं नेशनल साइंस अकेडमी के बारे में, तो ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है और इसके बारे में ऐसा कुछ और याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आगे बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। बहुत बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। इसकी पूरी डेट याद रखना, 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ये डेट पूरी एग्जैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चेयरमैन जो करंट चेयरमैन है वो साजी केबी करके उनका नाम है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो जो आपका एनडीटीएल है, ठीक है, ठीक है, इसको एनडीटीएल भी बोलते हैं। जो इसका ये किसके अंदर आता है? नाडा के अंदर आता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अंतर्गत आता है। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में, तो ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे जैसे देखो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत के लिए है, ऐसे ही है एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा। ठीक है, तो बाडा का हेडक्वार्टर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। नेशनल जो आपका वर्ल्ड का है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये देहरादून में है। इसके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड, स्पाइसेस के नाम से देखो केरल को स्पाइसेस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कोची केरल में इसका इंस्टीट्यूशन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बीआरओ के बारे में, तो जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने बीआरओ पढ़ाया भी था। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली हिल एरियाज में रोड्स बनाने के काम करता है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 1960 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, यहाँ पर न्यू दिल्ली है। और आपको क्या पता होना चाहिए बीआरओ के? अगर डायरेक्टर जनरल की बात करूं, करंट डायरेक्टर जनरल के बारे में, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल रघु, क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो ये नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, इतनी पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका यूनेस्को। ओके, देखो ये वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी देखने वाले हैं। तो जो यूनेस्को है, पहली बात तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस में है, इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में, ठीक है। ये नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है यहाँ पर हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 1940 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में इस्टेब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। बस इतना ही पूछता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। ओशनोग्राफी कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर इंस्टीट्यूट, मतलब स्टेबल कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए गोवा में है। उसके बाद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंस है, आपको इसको शॉर्ट में एरीज भी बोला जाता है। 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, CPCL। तो इसका जो CPCL का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका चेन्नई में है। कब फाउंड की गई थी? तो 1965 में से फाउंड किया गया है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के बारे में, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है?
भोपाल में है और इसके बारे में आपको इतना ही नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1947 में हुआ था, बस इतनी ही बात पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट, मतलब बेसिकली ललित कला अकेडमी क्या है, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और जो सेटअप हुई थी ये 1954 में इसको सेटअप किया गया था। अब आगे देखते हैं जैसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आईओ, आई से मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, फाउंड हुई थी 1988 में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टैगोर सेंटर के बारे में तो 2013 में इस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं सिटीज़ के बारे में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बारे में। तो ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये आपका 1975 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ये भी एक आपकी मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ध्यान रखना। इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में 1925 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद आईडीबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर कभी किसी बैंक का हेडक्वार्टर पूछे और आपको एक तो ये है कि आपको पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो आप मुंबई ही तुक्का मारना, क्योंकि 80 से 90% जो बैंक के हेडक्वार्टर है ना वो आपके कहाँ पर है, मुंबई में है। इसीलिए मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी, 1951 में, ध्यान रखना। गंधर्व महाविद्यालय जो लोकेटेड है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, इतना ही पता होना चाहिए। G20 समिट, आपकी जो G20 समिट हुई थी उसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर हुए थे वो हर्षवर्धन श्रृंखला हुए थे। थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया है लेकिन ध्यान रखना। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में अगर पूछ ले कभी तो इसका जो हेडक्वार्टर है अरुणाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है। तो ये हो गए हमारे सारे कंप्लीट यहाँ पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम कवर कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो मैंने सबसे ज़्यादा जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिए हैं। जैसे आपके देखो ज़्यादातर इसकी ट्रिक ऐसी है कि अगर कहीं आई आ रहा है और बीच में ओ आ रहा है या इधर डब्ल्यू आ रहा है या ओ आ रहा है तो वो ज़्यादातर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी होते हैं लेकिन ज़्यादातर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसको WIPO बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपकी कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल, ये देखो ये इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल होगा, मतलब कुछ नहीं करना आपको, बस इसके बाद AL लगा लेना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ ICRC के बारे में, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगर हम यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR का मतलब है यहाँ पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में तो इसका भी जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में, तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करते हैं IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये भी इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप देखोगे कि आपको काफ़ी सारे जो हेडक्वार्टर हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर हम USA की बात करें, वॉशिंगटन DC की, तो एक तो आपका IMF, वर्ल्ड बैंक और नासा, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, वॉशिंगटन DC USA में है। IMF जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। नासा जैसे अपने यहाँ इसरो है, वैसे ही USA में क्या नासा है, ठीक है, 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पेरिस फ्रांस के बारे में, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो मैं अभी आपको पढ़ा के आया था, कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। हमने वहाँ पर गलत पढ़ा था क्या, एक सेकंड हम बैक ऑन करते हैं, क्योंकि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, एक सेकंड जस्ट। यूनेस्को, हाँ, यूनाइटेड नेशन, ओके, हाँ, पेरिस ही पढ़ा। मुझे याद आया कि ऐसा हमने जिनेवा तो नहीं करा, ठीक है, एक सेकेंड वापस से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यूनेस्को का, तो इसका भी पेरिस फ्रांस में है। और अगर हम बात करते हैं OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है, एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, कभी कभी बहुत रेयर पेपर में पूछ लेता है। और वहीं पर इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका पेरिस फ्रांस में है। आगे बात करते हैं लंदन के बारे में, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लंदन में जो है कॉमनवेल्थ का एक हेडक्वार्टर है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ कौन सी ईयर में हुआ था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ हुआ था, जब हम स्पोर्ट्स कर रहे थे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आप लोग अगर क्लासेस को लगातार देख रहे हो, तो जब हमने स्पोर्ट्स करा था और जब हमने स्पोर्ट्स का पार्ट बंद करा था, तो वहाँ पर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे आपको। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका क्या सही आंसर है। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है लंदन UK में ही है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन UK में है, ध्यान रखना ये चीज़ें। उसके बाद इटली की बात कर लेते हैं, रोम इटली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम में है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखो एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और फूड जहाँ पर दिखे तो उसका हेडक्वार्टर रोम इटली होगा। इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक बना के आप लोग याद रख सकते हो। आगे देख लेते हैं, बियाना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो बियाना में एक तो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, एक है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर। देखो एक है ओपेक, ध्यान रखना ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए है। एक है OECD। चलो OECD का हेडक्वार्टर बता दो कहाँ पर है, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। अगर हम वहीं पर देखो, वो वॉशिंगटन DC पढ़ाता हमने USA, यहाँ पर हम न्यूयॉर्क के बारे में देखते हैं, ये भी USA में ही है। तो एक तो यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन, तो जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी आपका न्यूयॉर्क USA में है। UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क USA में है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन वुमेन्स, इसका भी जो हेडक्वार्टर है आपका USA न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, न्यूयॉर्क USA में है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन है हमारा एक जो सार्क, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है,
ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ध्यान रखना 8 दिसंबर 1985 को इसको फाउंड किया गया था, और जो इसका मेन फोकस था वो था टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर स्टेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, और नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है। आपको पता ही होगा कि अगर इस तरह की कोई एसोसिएशन फाउंड की जा रही है तो बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, सोशल प्रोग्रेस होगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, उसी के लिए की जाएगी। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, जो कि बांग्लादेश ढाका में है। कब फाउंड की गई, कितने मेंबर इसके, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। कभी 4 कंट्रीज दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही एक है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये फॉर्म हुआ 2004 में। और ठीक है, कब हुआ था, जब आपका 12th सार्क कन्वेंशन हो रहा था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो उसके तहत साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के को लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जब हम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी देख रहे थे, तो तब मैंने आपको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में पूछा था। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हैग, नीदरलैंड में एक जगह है हैग, और यहाँ पर इंटरनेशनल की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ बोला जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में है। ध्यान रखना ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम के बारे में, तो नाटो, जिसके बारे में पूरा झगड़ा हुआ था अभी यूक्रेन और यूएसओ। ठीक है, तो नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम बात करें एपेक के बारे में, ठीक है, तो जो एक अभी हमने पढ़ के आए हैं ओपेक, ये है हमारा एपेक। ध्यान रखना। एक मैंने बताया आपको OECD, जिसका मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो एपेक का हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो इसका भी हेडक्वार्टर ध्यान रखना। उसके बाद कुछ हेडक्वार्टर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। बिम्बेस्टिक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अकेला हेडक्वार्टर अपना गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और देखो, एक जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि OECD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो जो OECD का हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन देखे, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। इतना कर लोगे SSC एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, और ये नोट्स PDF के बारे में तो आपको बताई होगी, हर लेक्चर में बताता हूँ, तो इस लेक्चर में स्किप करते हैं। बाद बाकी का अगर आप MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको फ्री डेली टारगेट दे रहा हूँ, तो जाके आप डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मन से ईमानदारी से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस बार आपका MTS 2025 में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।